जहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराऊं, फील कराऊं, कॉन्सेप्ट ही नहीं न्यूमेरिकल्स को भी मैं आपको विजुलाइज कराऊं, उसको फील कराऊं। और इसी कड़ी में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन में वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें हम ये सब जो कि मेरे पीछे दिख रहा है इन सब को विजुलाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम इस जो चीज है जो इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे जो दूसरी चीज क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। और एक मेथड से नहीं, हम तीन मेथड से उस चीज को फाइंड आउट करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिराइव करेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सर्कुलर मोशन का ये बेसिक वीडियो, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है सर्कुलर मोशन का। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम जो लॉज हैं, जो बेसिक लॉ हैं फिजिक्स के, जो कि पूरे फिजिक्स को लिए हुए हैं, 80% फिजिक्स के जो कंटेंट हैं, जो हमारे 11th और 12th में नीट, आईटी, जेई के लिए हैं, उन बेसिक्स 5 लॉ पे हमारे डिपेंड होते हैं। राइट गाइस, इसको जिससे हम लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इसे आप पॉज करिए और देखिएगा। राइट गाइस, तो हम इसे ब्रीफ करते हैं। तो सबसे पहला ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल उस पे हम नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट उसे मिस करते हैं, वो ये पॉइंट है, कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। अक्सर मैंने जब स्टूडेंट से पूछा है ये लॉ, तो ये लाइन वो अक्सर मिस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट स्पीड से इन स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसी तरह मूव करते रहेगी अनलेस अनटिल उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो कि इन दोनों स्टेट को चेंज करता है, उसकी वैल्यू जो है वो हम सेकेंड लॉ से निकालते हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम या m/a लिखते हैं। अब थर्ड लॉ भी इसी से सब लिंक है एक दूसरे से। जैसे ही हम उस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स से आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक और रिएक्शन फोर्स देती है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे लॉज का। इसको हम लोग और थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जैसे ये है, ये देखो, ये गर्ल इस पे एक फोर्स एक्शन लगाई, इमीडिएटली एक रिएक्शन फोर्स एक्ट हुआ। राइट, अब ये रेस्ट पे है, जैसे ये फोर्स लगाएगी ये ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वो हम सेकेंड लॉ से बताएंगे। या सिंपली अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो सिंपली एफ जो फोर्स ये लगा रही है दैट इज dp/dt लिखेंगे, और इसी को और हम लोग लिख देते हैं m/a। राइट, जैसे ये फोर्स लगाएगी ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, इमीडिएटली एक रिएक्शन फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस गर्ल पे लगाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस हैं, ये 2 फोर्सेस हैं जो कि एक्टिंग एट 2 डिफरेंट बॉडीज। मींस एक्शन ये गर्ल इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है और ऑब्जेक्ट रिएक्शन इस गर्ल पे लगा रहा है। दैट इज 2 फोर्सेस एक्टिंग एट 2 डिफरेंट बॉडीज। राइट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये रहा हमारा, और जैसे ही ये फोर्स लगाई तो इसमें क्या है, एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा और वो एक्सेलरेशन होगा F/m। राइट, ये बेसिक लॉ है जिसको हम 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बता रहा हूं वो अक्सर मिस करते हैं। इसको एक तरीके से ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ रट लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने न्यूमेरिकल में या डेरिवेशन में, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो इसको और हम लोग देखते हैं आगे, इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। सपोज कर लो अब हम मोशन की बात करें, ये जो है
पर एक स्मूथ प्लेन है यहाँ पे, और ये पर्सन मोशन करने की यानी चलने की कोशिश कर रहा है, राइट। देखो ये चल नहीं पा रहा है, क्यों? इसके पैर से मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। दैट इज वाई देखो आप ये यहीं पे खड़ा हो, एक बार आप फिर से देखो, ये कोशिश कर रहा है चलने की पर चल नहीं पा रहा, सिर्फ इसके पैर के मूवमेंट हो रहे हैं। और ये देखो ये वहीं पे है जहां पे था। क्यों? क्योंकि इसको एक्सटर्नल फोर्स मिल नहीं पा रहा है। अगर हम इसे चलाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखो, अगर हम इसे चलाना चाह रहे हैं तो ये फ्रिक्शन है इस सरफेस पे। नाउ द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग फॉरवर्ड, और जैसे ये एक फोर्स लगा रहा है अपने पैर से ग्राउंड पे, तो रिएक्शन फोर्स देखो पीछे लग रहा है। यानी अगर आप इसको फील करो, आप कहीं भी स्मूथ सरफेस पे खड़े हो जाओ, ठीक है, आपको आगे चलने में आप चल ही नहीं पाओगे और फ्रिक्शन लेस है। वैसे प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आप कभी वॉशरूम में, बाथरूम में आप अपने सरफेस को पूरा सोप से आप वो गीला कर दो और पानी करो, देन यू ट्राई टू मूव, यू कैन नॉट मूव, बिकॉज वो सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस हो जाता है। आप इस चीज को फील कर सकते हो। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है स्ट्रेट लाइन वाला, उस जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसको भी आप फील कर सकते हो। कैसे? देखो समबडी, किसी ने इसको पुश किया, ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, आप ये देखो फ्रिक्शनलेस है। ही इज ट्राइंग, आप फिर से देखो इसको, ही इज ट्राइंग, जंप कर रहा है, लेकिन जंप करके सिर्फ ऊपर ही हो रहा है, राइट और लेफ्ट भी मुड़ नहीं पा रहा, राइट। देखो बिकॉज कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कि इस स्ट्रेट लाइन मोशन से इसको डिस्टर्ब करे। इस चीज को भी आप वहां फील कर सकते हो। व्हेन यू पुश द वॉल, देन आप सीधे अपने आगे वाले वॉल पे लग जाओगे। अगर आप बाथरूम में स्मूथ कर लिया है सोप से सरफेस को, आप पुश करते हो वॉल को पीछे वाले में, तो आप सीधे सामने वाले वॉल पे जाके टकराओगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, यू कैन नॉट मूव लेफ्ट और राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पे है देखो, लेकिन जैसे ही इसने वॉल को देखो पुश किया, यहां देखो, नाउ इट टर्न्स, बिकॉज ये वॉल जो है इससे इसने इसको पुश किया। जैसे ही इसको पुश किया एक्शन, तो एक रिएक्शन फोर्स इसको मिला, जिससे ये एक्शन किया और ये रिएक्शन फोर्स मिला, जिससे ये यहां पे टर्न हो गया। देखा, राइट, ये देखो ये टर्न हो गया, राइट। नाउ वो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ थे वो आपको एकदम क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट स्पीड से अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई पर्सन चल रहा है, तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, राइट। देखो इस एक्सपेरिमेंट में आप ये फील भी कर सकते हो। आप अपने बाथरूम में जाओ, अपने सरफेस को आप एकदम सोप से एकदम वो वेट कर दो, देन यू पुश वन बॉल, तो आप तो एक तो चल नहीं सकते, आपको चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। या आप अपने एक वॉल को पुश करो और ट्राई टू टर्न लेफ्ट और राइट, तो आपने सीधे आप सामने वाले वॉल पे जाके टकराओगे, राइट। एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। और वो जो फोर्स है, जिस फोर्स से जो आपने खुद ही क्रिएट किया, उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, सेकंड लॉ उसकी क्वांटिटी को बताता है उस फोर्स की। अगर मास मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, राइट। और थर्ड लॉ, जैसे ही आपने उस फोर्स लगाया, इमीडिएटली क्या है, आपने एक्शन किया तो आपको रिएक्शन मिलेगा। और ये दोनों फोर्स अलग अलग होते हैं, जो कि दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे, राइट गाइस। तो चलो अब ये देखो, ये कार है जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रही है। यहाँ पे इस ट्रैक पे देखो, तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इसकी स्पीड जो है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। ये देखो कार मूव कर रही है, तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, इसमें श्योर शॉट हो गया, इस पे एक फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा। वही फोर्स इसको सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जैसे ही वो फोर्स लग रहा है, वहां पे हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप यहां पे बात कर सकते हो, ये आगे की ओर मूवमेंट है इसका,
तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था जैसे चलते समय लग रहा था, राइट। जैसे हमने वहां पे एक पर्सन को आगे मूव कराया था तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर कैसे लग रहा था, वो पुश कर रहा था, उसकी टेंडेंसी पैर की थी पीछे जाने की ओर, तो एक उसको पुश मिल रहा था जिसके कारण वो आगे की ओर उसको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। और रिएक्शन फोर्स उसका यानी अर्थ का उसके पैर पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और जो अर्थ है उसको फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रही है और वो अर्थ को एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है। तो सेम इसी तरह है ये हमारा, अगर हम ये सपोज कर लें इंजन इस कार का आगे है, इसमें ड्राइवर बैठा नहीं है तो आप मान सकते हैं टेस्ला है, राइट। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या, ये इसकी जो टेंडेंसी आगे आगे इंजन है तो ये पीछे पुश कर रहा होगा, तो रिएक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, ठीक है, जो कि ये टायर इस ग्राउंड से लगा रहा हो, लेकिन इस टायर को आगे की ओर फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और ये जो पीछे वाला है इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे जो इधर लगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, पीछे की ओर, राइट। इस पे कोई मोटर नहीं लगी, राइट। एक तरीके से ये अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, जीरो होगा। ये मोशन हमारा इस डायरेक्शन में होगा जो कि कांस्टेंट स्पीड पे है, स्ट्रेट लाइन इंस्टेंटली मान सकते हैं, तो इस समय वो नेट फोर्स जीरो हो गया। हम इस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जिसके कारण ये जो है ड्राइवर जो है अपने राइट की ओर टर्न कर रहा है, राइट। वो कौन सा फोर्स होगा, वो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कार अपने राइट की ओर टर्न नहीं कर सकती। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि इस टायर पे इस कार पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इस तरफ, अंदर की ओर, ठीक है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तभी वो इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड में घूम रही है, टर्न हो जा रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी पहली चीज जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए, यू नीड अ फोर्स, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन को डेविएट करेगी। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर जो इंस्टेंटली आप देखोगे तो दोनों फोर्स इक्वल है, नेट फोर्स जीरो है और वेलोसिटी कांस्टेंट से वो मूव कर रही है। लेकिन राइट टर्न हो रही है जिसका मतलब श्योर शॉट है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये देखना ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, आपको फील हुआ था जब मैंने आपको बताया था बाथरूम में आप स्मूथ कर लो और पुश करो राइट और टर्न लेफ्ट करना चाहो, आप नहीं कर सकते, सीधे बॉल से लगोगे। सेम फीलिंग यहाँ पे है कि अगर ये रोड एकदम स्मूथ हो तो कार टर्न नहीं हो सकती। जैसे कभी बर्फ, आप हिली एरिया में जाओ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टर्न एनी व्हीकल लेफ्ट और राइट, राइट गाइस। तो फ्रिक्शन फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि यानी फ्रिक्शन फोर्स यानी जो मैंने वो बात की थी, जो बेसिक चीज है टर्निंग के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, और इवन सर्कुलर मोशन और एनी कर्वलिनियर मोशन, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। और जैसा कि सेकंड लॉ बताता है कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस पर क्या होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। एक्सेलरेशन कहाँ, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, राइट गाइस। तो इस चीज को हम देखते हैं, इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमने कहा, देखो आप इसमें देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा देखो आप अंदर की ओर लग रहा है ना, सेंटर की ओर, और तो ऑब्वियस है कि जब सेंटर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, तो एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा और सर्कुलर मोशन में उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट गाइस। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है, उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो फोर्स लग रहा हो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो इस केस में एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट गाइस। तो पहला फोर्स आएगा, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, राइट। ये बेसिक चीज है, विदाउट फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं डेवलप हो सकता। ऐसा नहीं इसमें है, जैसे कार में इधर देखो लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, तो जिधर की ओर टर्न करेगी उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है। एक्चुअली क्या है, वो बाहर की ओर पुश करता है इसका टायर, तो आपको
फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर मिलता है। वो बाहर की ओर कैसा फोर्स है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एनीवे, अब ये तो बात हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस कार के सर्कुलर मोशन का। अब हम बात करते हैं दूसरे पे। अब ये देखो वर्टिकल है, तो ऑब्वियस है ये भी हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। ये भी हमारा क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसको भी मिल रहा होगा क्या, एक फोर्स, और वो फोर्स क्या है, दो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन कर रहा है, अपने स्ट्रेट लाइन से हट रहा है इसका मोशन, तो ऑब्वियस है इस पे एक्सटर्नल फोर्स होगा। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, ये जो जिस पे ये बॉल मूव कर रही है उसका रिएक्शन फोर्स, ये इसका रिएक्शन फोर्स इस पे एक्ट होके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि एवरी मूवमेंट यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि एवरी मूवमेंट यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज कर रही है। वो एक्सप्रेशन हम देखेंगे, अभी इसको डिराइव करेंगे, एक नहीं 3 मेथड से हम डिराइव करेंगे इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, राइट गाइस। काफी इंटरेस्टिंग है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिएगा, राइट गाइस। तो ये देखो यहाँ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स लगा, एक्सटर्नल लगा, तभी ये सर्कुलर मोशन हुआ, राइट। हम उसका दूसरा भी देखते हैं, जैसे ये देखो कॉनिकल है, यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स मिल रहा है, इसका जो टेंशन है वो इस फोर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल, ये फोर्स के कारण ही ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन का एक कंपोनेंट कर रहा होगा। जैसे ये है तो यहाँ पे इसका जो टेंशन ये हो गया टी, है ना, ये किसी एंगल पे है, तो सपोज करो एंगल थीटा पे है, तो इसको कौन सेंट्रीपिटल जो सेंटर की ओर फोर्स कौन मिल रहा होगा, दैट इज टी कॉस थीटा, राइट। यही इसको क्या दे रहा है, एक फोर्स दे रहा है जो इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन इस फोर्स से डेवलप हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट गाइस। इसी तरह हम आगे देखते हैं, नॉट ओनली दिस, आप देखो एटम में भी देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी मोस्ट ज्यादातर हम लोग सर्कुलर मोशन, हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऐसे एक्चुअली में ये हम लोग कई कॉन्सेप्ट को डिफाइन या डिराइव करने के लिए हम इस तरह का मोशन लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, पर एक्चुअल मोशन जो इलेक्ट्रॉन का इस तरह होता है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पे, राइट। तो चलो ये, और दैट इज वाई फिर हम लोग क्वांटम फिजिक्स में चले जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, राइट। हम वहां पे बात नहीं कर रहे, फॉर सिंप्लिसिटी जब भी हम लोग डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और बहुत सारी चीजें, तो हम सर्कुलर मोशन मान के इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी सर्कुलर मोशन हो रहा, कौन हमारा वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इसको प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यहाँ भी वही एक्सेलरेशन जो हम लोग अभी डेवलप करेंगे, डिराइव करेंगे 3 मेथड से, वो वही यहाँ भी हम यूज करते हैं जब हम बहुत सारी चीजें एटम में डिफाइन करते हैं, राइट गाइस। अब ग्रेविटेशन में भी आप देखो, वहां भी हमारा सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, तो वहां भी सर्कुलर मोशन में होता है, तो वहां पे मुझे वो फोर्स कहाँ से मिलता है जो सर्कुलर मोशन को रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है न्यूटन का, दैट इज G(m1m2/r²), राइट। इस तरह बहुत सारे जो भी सर्कुलर मोशन होते हैं, तो सबसे पहले एक फोर्स चाहिए होता है जो उस सर्कुलर मोशन को रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये कुछ बातें रही न्यूटन्स लॉ की, जो कि बहुत बेस है हमारे फिजिक्स का। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को निकालने में। अब ये जो है हम मान के चल रहे हैं, अब देखो बैंकिंग में भी हम देखो, ये बैंकिंग है, तो यहाँ हम बैंकिंग क्यों करते हैं ये भी आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले अब ये मान के चल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी v है जो कि कांस्टेंट है, राइट, और उसको हम लोग ने एक एरो से डिनोट किया हुआ है, उसकी लेंथ जो कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का बेसिक है। तो ये हमारा मूव कर रहा है, ये देखो मूव कर रहा है, ये इस तरह कांस्टेंट वेलोसिटी v जो कि हमने डिनोट कर रखा है, ये देखो यहां पे जो आया, देखो यहां पे आया, तो इस मूवमेंट में लेट दिस पोजीशन इज a फॉर अ टाइमिंग, ए से कहां पहुंच गया b में,
तो पहले वेलोसिटी यहां पे क्या थी, v1 मान लो आप, और यहां पे क्या हो गई, v2। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन चेंज इन इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन। जैसे ही चेंज इन डायरेक्शन हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा डिफाइंड क्या है, दैट इज ए अगर हम लोग लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको लिखते हैं v फाइनल, यहाँ पे 2 है, तो इसको वेक्टर हम लोग डिफरेंस लेते हैं ना, ये हम लोग लिखते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई इसमें जो टाइम जो लगा डेल्टा टी, यही टी से जो डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन, राइट। तो मेरा मेन टारगेट क्या निकालना है, v2 माइनस v1, और टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द एक्सेलरेशन, राइट। ये बेसिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये v2 माइनस v1 निकालना, और v2 माइनस v1 मीन्स वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। इसको हम 3 तरीके से निकालेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, राइट। अब पहला तरीका हमारा एनालिटिकल रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये है, मैं इसे मिटाता हूं, इसको वेलोसिटी v2 है, v2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन v1 क्या है, इस एक्सेलरेशन को अब हम v2 माइनस v1 पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ डेल्टा v पे बात करें, यानी डेल्टा v जो वेक्टर क्वांटिटी है इस पे बात करें, तो हमारा क्या होना चाहिए, v2 माइनस v1, यही तो है, ये निकाल लेंगे, इसको डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट एक्सेलरेशन, और इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन इट विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। और मास से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल गिव सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन यहां प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि हमने देखा पहले फोर्स चाहिए, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स ही इसको प्रोवाइड कर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अलग अलग फोर्सेस होते हैं जो वो फोर्स लगते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप होता है, राइट। ये सबसे पहले फोर्स लगेगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो अब हमें v2 माइनस v1 लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस माइनस v1, यानी माइनस v1 मीन्स क्या है कि हम इसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर दें, राइट। तो इसको मैं रिवर्स करता हूं, देखो आप, इसको घुमा देता हूं मैं, देखो ये थोड़ी देर में, देखो ये इस पोजीशन पे तो कांस्टेंट है, ये देखो ये रिवर्स हो गया, राइट। अब ये हमारा सिचुएशन आ गया, यानी ये जो v1 इस तरफ था, इसको अब हम हटा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं हम, दैट इज माइनस v1। अब ये सिंपल हो गया, ये वेक्टर 1 हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें सिंपल क्या है, इनको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड हम पैरेललोग्राम जो मेथड हम लोग ने पढ़ा है वेक्टर एडिशन का, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो उसको अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, पीछे करेंगे, ये पीछे किया और एक पैरेललोग्राम बनाया ये, और इसका डायगोनल हमें क्या देगा, ये रिजल्टेंट देगा। आप ये देख रहे हो कि इसका जो रिजल्ट डेल्टा v जो आ रहा है, किसका रिजल्टेंट है, v2 और माइनस v1 का, ठीक है, इनका रिजल्टेंट, और किधर से जा रहा है, सेंटर की ओर। देखो, तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो हमेशा किधर हो रहा है, सेंटर की ओर, राइट। तो इसी की, यही तो है हमारा क्या, डेल्टा v ना, यही तो है, इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो दूसरी चीज है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एंगल देखना पड़ेगा v2 और v1 के बीच, ठीक है, उसके बाद रिवर्स कर लेंगे तो 180 माइनस थीटा कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि v2 और v1 के बीच एंगल कितना था, राइट। चलो इसको हम पहले समझते हैं। इसमें देखो यही पोजीशन है, ये हमारा क्या है, a था और ये b था। अगर ये एंगल थीटा है, यानी a से b पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो अगर डेल्टा t है, या t आप मान लें फॉर द टाइमिंग, और ये एंगल थीटा आ रहा है, तो इस v1 और v2 के बीच एंगल क्या होगा, राइट। इस चीज को मुझे देखना है। देखो आप, इसको मैं आपको दिखाता हूं,
ये देखो ये आ गया। अब इस समय इन दोनों के बीच एंगल क्या है, 0 है। जैसे जैसे ये ओपन हो रहा है इनके बीच का भी एंगल देखो उतनी, ये थीटा पे पहुंचा तो ये भी ऑब्वियस है थीटा पे। देखो अब फिर से देखो इसको, अभी तो ये 0 पे था, इसी को अगर इस जो एल शेप बन रहा है इसको अगर हम थीटा देंगे, एंगल मूव कर रहे हैं, तो जितना एंगल ये मूव किया उतनी तो इनके बीच का एंगल होगा, लॉजिक। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं तो देखो आप यहां से अगर एक पैरेलल लाइन हमने यहां मूव कराया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 है ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा एंड इट विल गिव थीटा, राइट। तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। मींस ये V1 और V2 के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा। ठीक है, एक बार आप फिर से देखो, एक लॉजिक तो यही है आपका। देखो इस समय जितना ये रेडियस मूव कर रहा है उतना V का जो वेक्टर है वो भी मूव कर रहा है उतने एंगल से। देखो अब थीटा इधर मूव किया तो ऑब्वियस है V1 और V2 के बीच भी एंगल क्या होगा, थीटा। अगर मैथमेटिकली देखो तो आप ऐसे देख सकते हो, राइट। तो ये श्योर हो गया कि ये एंगल जो सेंटर पे बना रहा है A से B जाने में ऑब्जेक्ट, एंगल अगर थीटा है तो वही एंगल V1 और V2 के बीच भी होगा, राइट गाइस। तो चलो हम अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे मैंने पैरेललोग्राम बनाया था, राइट। ये था। तो अब देखो अगर इसको हम पीछे ले जाएं इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल तो थीटा बनाएगा ना ये, राइट। ये वेलोसिटी इसको पीछे ले गए हम लोग, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गया। इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इस एंगल को जो कि डेरिवेशन में कंफ्यूजन ने क्रिएट करे। तो ये एंगल आपको समझ में आ गया कि ये एंगल हमारा 180 माइनस थीटा कैसे है। अगर ये जो सेंटर पे जब हम इसको इस तरह मिलाएंगे, इस तरह, राइट, ऐसे करके मिला रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, राइट गाइस। तो इसे भी मैं मिटाता हूं, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करो क्योंकि ये हम मेथड देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, राइट। तो ये हमारा डेल्टा V है और अब हम एडिशन कर रहे हैं V2 और माइनस V1 का, राइट। दो V2 माइनस V1 लिख रहे हैं, लेकिन माइनस V1 का V2 के साथ हम एडिशन कर रहे हैं। और इस एडिशन को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद है ही है, दैट इज अंडर रूट। ये लिखते हैं ना हम लोग जब स्टार्ट करते हैं वेक्टर को, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं। और फिर हम वो निकालते हैं इसका डायरेक्शन, इस p का अल्फा निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल है तो ये जो रिजल्टेंट है ये कहाँ जाएगा, 20 से जाएगा। ये चीज हम लोग जब वेक्टर पढ़े थे तब देख रहे थे। बिकॉज यहाँ p और q हमारा इक्वल है तो हम लोग ने एक कंडीशन वहां पे जरूर पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का लिंक मैं राइट टॉप कॉर्नर पे दे दूंगा, आप वहां पे जरूर देखिएगा जहां पे मैंने वेक्टर को आपको बताया है, राइट। बहुत बेसिक है, व्हाट इज वेक्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर ये p और q की वैल्यू इक्वल है तो इसका जो रिजल्टेंट है, इस जो रिजल्टेंट आता है वो 2p cos थीटा बाई 2, राइट। पर यहाँ ध्यान देना है ये वेक्टर जो हम लोग ने पढ़ा थे इक्वल, इनके बीच का एंगल थीटा रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो इनके बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो ये रिजल्टेंट डेल्टा V आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इट विल गिव 2v, है ना। अब हम लिखेंगे 2v लिख लिया cos 180 माइनस थीटा बाई 2, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2v ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा बाई 2, और इसको लिखेंगे दैट इज 2v साइन थीटा बाई 2, राइट। ये हमारा हो गया। ऑब्वियसली ये थीटा है तो एक और हम लोगों ने पढ़ाई है, थीटा क्या होता है हमेशा, ओमेगा इंटू टी। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब
ये डेल्टा वी आ गया और इसको तो अब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई। टाइम से हम क्या करें, डिवाइड कर दें तो ये क्या दे देगा मुझे, एक्सेलरेशन। और यहां भी अगर हम 2v साइन थीटा बाई 2 को, थीटा को क्या लिख दे अब हम, ओमेगा इंटू टी और ये बाई 2, और ये डिवाइड कर दें हम किससे, डेल्टा टी से, राइट। अब हम यहां पे आते हैं इस पोर्शन पे। इसके बाद तो हम लिखेंगे क्या, a इक्वल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, v इधर लिख देते हैं, ठीक है, और साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई हम यहां पे लिखते हैं ओमेगा इंटू ये जो डेल्टा टी लिखा है फॉर दैट इंस्टेंस बहुत छोटा है, इसको टी में कन्वर्ट करते हैं, और ये बाई 2 है और ये भी हम 2 पे लाते हैं। तो ओमेगा को हमने यहाँ देखो डिवाइड किया है तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह हमने इसको एडजस्ट कर लिया, दैट इज ओमेगा टी बाई 2, राइट। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। नहीं भी आप थीटा भी लेके चल सकते थे, ठीक है, लास्ट में हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, वी ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड ओमेगा टी बाई 2। अब हम एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में इतना लॉन्ग ड्यूरेशन हम नहीं लेते, हम बहुत छोटा लेते हैं। अगर यहाँ बात करें तो एकदम छोटा, ये ए बी इस तरह होना चाहिए, इतना इंस्टेंट रहता है, मतलब टाइम इंस्टेंटेनियस इस पर्टिकुलर मोमेंट पे सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा लेते हैं, दैट इज वाई यहाँ पे हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हमारा ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये एक्चुअली डीवी बाई डी टी हो जाएगा, जो कि हमारा एक्सेलरेशन होगा, जिसे हम इंस्टेंटेनियस देंगे। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख रहे हैं तो एवरेज देता है, लेकिन जब हम टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो इट विल गिव द इंस्टेंटेनियस। और इसको यहां पे भी हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी या टी टेंड्स टू 0, तो अब यहाँ पे वी ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये लिमिट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यानी ए जो अब डेवलप हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, वी ओमेगा हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें टी का फंक्शन है नहीं, और लिमिट हम टी टेंड्स टू 0 लिखते हैं, तो ये साइन ओमेगा टी बाई 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी बाई 2, ये हम लोग ने जो मैथ में पढ़ा था, है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज क्या होता है 1, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 1, इट विल गिव वी ओमेगा, राइट। और रिलेशन हम लोग ने पढ़ा है, v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, है ना, ये होता है। तो इस चीज को हम यहाँ पुट करेंगे तो वी विल गेट वी आर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, या वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, राइट गाइस। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप हुआ वी स्क्वायर बाई आर, जो कि ऑब्वियस किससे डेवलप हुआ, फ्रिक्शन फोर्स से, राइट गाइस। वो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी से डेवलप हुआ, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा मुझे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो किससे मिल रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स से, राइट गाइस। तो यहीं पे अगर हम बात करें इसकी सेफ वेलोसिटी की, जो कि हमारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं सेफ वेलोसिटी, तो हम इसे मिटाते हैं और अब लिखते हैं जो हमारा ये एक्सेलरेशन डेवलप हो गया, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। अगर हम फोर्स देखें तो सेंटीपिटल फोर्स जो डेवलप हुआ वो अगर मास से हम मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव एम वी स्क्वायर बाई आर। ये कौन दे रहा है, ये जैसा कि हमने बताया फ्रिक्शन फोर्स दे रहा होगा, जो कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। यानी ये जो डेवलप हुआ है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स तो फिक्स होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस समय क्या लग रहा होगा हमारा यहाँ पे, म्यू एम जी, राइट। ये तो हम लोग ने पढ़ा ही पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, कोई मास ऐसे रखा होता है तो अगर एन होता है ना, और ये एम जी होता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे क्या है, एन वेरी कर सकता है, लेकिन इस केस में क्योंकि कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं है तो एन एम जी के बराबर है, इसलिए म्यू एम जी होगा, राइट। तो यही मैक्सिमम फोर्स जो इस कार को मिल सकता है,
राइट। तो जो ये डेवलप हुआ है ये हमेशा किसके लेस देन होना चाहिए, किसके, mv स्क्वायर बाई आर, जो हमेशा लेस देन होना चाहिए किसके, म्यू एम जी के, राइट। इससे ज्यादा तो मिल सकता नहीं है, जितना मैक्सिमम फोर्स है उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v शुड ऑलवेज बी लेस देन किसके होना चाहिए, अंडर रूट क्या होना चाहिए, म्यू जी आर, एंड दैट विल बी द सेफ वेलोसिटी, राइट। ठीक है, कि वेलोसिटी आपकी अगर इससे कम है तो आराम से ये घूम सकता है ना, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इस कंडीशन में जब इसका रेडियस ही आर दे रखा है, राइट, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो उतना तो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, टेंजेंटली निकल जाएगा। वो अलग बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, टेंजेंट कहाँ से दिखता है और कहाँ से बाहर की ओर लगता है ना, फोर्स अक्सर उसे सीडो फोर्स कहते हैं। वहां अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू नहीं होगी, राइट है। तो ये हमारा mv स्क्वायर बाई आर शुड ऑलवेज बी लेस देन म्यू एम जी, जो कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट विल बी द सेम वेलोसिटी अंडर रूट म्यू जी आर। अब आपको स्पीड अगर बढ़ानी है, सपोज कर लो, ठीक है, तो स्पीड बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस को ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। यानी आप इसे फील भी कर सकते हो, आप स्पीड से कभी भी टर्न करो तो आपको प्रॉब्लम हो, आप गिर सकते हो, तो उसके लिए आपने क्या, लंबा लॉन्ग टर्न लेते हो ना, लंबा रेडियस लेके फिर टर्न करते हो। आप जब भी साइकिल चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपको अपने आप एहसास होता है कि यार अगर मैं स्पीड से जाता हूँ तो शॉर्ट रेडियस लूंगा तो गिर जाऊंगा बाहर की ओर, ठीक है, किधर है और किधर हमारा मूवमेंट होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। सेंट्रीफ्यूगल और सीडो फोर्स हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट है। आपको स्पीड अगर ज्यादा चाहिए, ज्यादा से आप जा रहे हो, यू शुड नीड लॉन्ग रेडियस, राइट। आप इसे फील भी कर सकते हो जब भी आप बाइसिकल चलाओ और मोटरसाइकिल चलाओ। तो यहां तक हमने जो सर्कुलर मोशन का जो बेस पार्ट था कि उसको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन। इन दिस केस हमें क्या मिल रहा है, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, राइट। और ये फोर्स एक्सटर्नली मिलता है, राइट। आप अगर बात करो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते थे, तो जो दो मासेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो प्रोवाइड करेगा v स्क्वायर बाई आर, है ना। वो जो ग्रेविटेशन फोर्स विल एक्ट एज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वही मुझे क्या दे देगा, ये v एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा v स्क्वायर बाई। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये बेसिक हुआ, और इसको हमने किस मेथड से निकाला, एनालिटिकल मेथड से, ठीक है। साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंडिंग टू जीरो, थीटा टेंडिंग टू जीरो क्यों लिया, टी टेंडिंग टू जीरो क्यों लिया, क्योंकि किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग चाह रहे थे, किसी पर्टिकुलर ए से बी गया, तो देखो यहाँ पे आप देखो तो ये एंगल बहुत ही छोटा है, थीटा टेंडिंग टू, दैट इज वाई हम लोग ने क्या ले लिया था, साइन ओमेगा टी बाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा टी बाई टू, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा वाला जो हम लोग ने कैलकुलस में फॉर्मूला देखा था ना, डिराइव भी किया हुआ हमने, वाई साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंडिंग टू जीरो इक्वल 1, ठीक है, मैथ्स में हमने डिराइव भी किया है। तो उस चीज को यूज करके एनालिटिक मेथड से हमने निकाला, बिकॉज पैरेललोग्राम मेथड है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए क्या होगा, रिजल्टेंट डेल्टा वी जो ये जो जा रहा है वो सेंटर की ओर जाएगा, डेल्टा वी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ऑब्वियस है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर लगेगा, राइट गाइस। तो ये एक मेथड हुआ। अब हम दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं, लेकिन टारगेट वही है, टारगेट हमारा क्या है, डेल्टा वी निकालना है ना। कैसे निकालना, v2 माइनस v1, ठीक है, ये है। अभी हम लोग ने एडिशन कर दिया था, नेगेटिव को हटा के प्लस किया, v1 को माइनस किया, दैट इज वाई ये यहां से यहां आ गया, राइट। अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं, वो भी आसान है पर वो दूसरा मेथड है, कई बुक में उसको दिया हुआ है, राइट। अब यहां पे आप देखो, अब v1 और ये v2 है हमारा, है ना, ये v2 है और ये v1 है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो v2 माइनस v1, जैसे हमने बार बार यही लिख रहा हूं, दैट इज डेल्टा v इज
क्या होना चाहिए, v2 माइनस v1, ये हमारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। अब मुझे ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब अलग ले जाते, देखो इसी डायरेक्शन मेंटेन रखा, इसको अलग ले गए, फिर ये हमारा v2 हो गया, ठीक है। और ये क्या दे देगा, ये देखो ये डायरेक्शन आई थी ना डेल्टा v की, तो देखो यहाँ पे भी क्या दे देगा, ये डेल्टा v दे देगा, ये हमारी हो गई डेल्टा v, और ये वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड v है और ये v है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इस एरो को हटा दिया हम लोग ने। अब देखो आप इस पोजीशन की बात करते हैं, ये हमारा a था और ये b था, ठीक है। सेंटर से हमने ये ट्रायंगल कर लिया, इनके बीच का एंगल हमने देख ही लिया बहुत अच्छे से, ये थीटा है और ये एंगल क्या है, थीटा है, राइट। तो ये रेडियस क्या है, r है, ये रेडियस क्या है, r है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी ये ट्रायंगल जो इसको सेंटर O मान लो आप, ठीक है। तो OAB एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इसको आप मान लो PQR। अब क्वेश्चन होता है ये डेल्टा V ये कैसे है, तो ये हमारा क्या हुआ था, V1 था ये, इसको अगर V1 मान लो, एक्चुअली मैग्नीट्यूड V, इसको आप V1 यहाँ लिख देते हैं जिससे कंफ्यूज न हो, और ये हमारा क्या है, V2 है। तो क्या लिख रहा है, V2 माइनस V1, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, V2 इज इक्वल टू डेल्टा V, है ना, प्लस V1। तो आप देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V1 ये गए ऐसे, और डेल्टा V को ऐड किया तो क्या मिला, V2, यानी ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है हमारा वेक्टर, और ये ट्रायंगल बन गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा V1, देखो यही चीज तो आया, देखो ये हमारा टारगेट था, लेकिन इस ट्रायंगल को समझने के लिए हमने इसको लिखा, तो यहाँ पे लिखा V2 इक्वल टू डेल्टा V प्लस V1, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखो ना, डेल्टा V आ रहा है ना, रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, ये V2 हमारा एक तरीके से रिजल्टेंट हो गया, V2 हमारा रिजल्टेंट हो गया, तो क्या हुआ, V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया, राइट। तो हम डेल्टा V हमारा ये मिल गया, राइट। और यहाँ पे ये R है और ये R है, ये पाथ हमारा लेटेड भी डेल्टा S है, ये मान सकते हैं, ये डेल्टा S है। तो अगर ये A और B जैसे यहाँ बहुत क्लोज हुआ, ये पॉइंट भी बहुत है क्योंकि इंस्टेंटेनियस लेना है ना, तो A और B बहुत ही क्लोज हो गया, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करेगा। ये जो आर्क आप देख रहे हो AB, इट विल, ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन AB बन जाएगा। अगर ये बहुत ही थीटा क्या हो, इंस्टेंटेनियस निकाल लें, थीटा हमारा क्या हो, दिस थीटा इज टेंडिंग टू क्या है, 0, इट विल बिहेव लाइक, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये बनेगा कुछ, तो ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ थोड़ा आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने इस ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया है, राइट। तो आपको ये पूरी चीजें आपको एकदम समझ में आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने क्या ड्रॉ आउट की कि ये ओ जो ये OAB ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो PQR बन रहा है सिमिलर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों है, क्योंकि जो इक्वल साइड्स है उनके बीच का एंगल क्या, थीटा है। देखो इक्वल साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, दैट इज व्हाई इट इज, तो हम लिख लेते हैं। लेकिन डेल्टा S, ये ध्यान देना, यहाँ डेल्टा S हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, अगर थीटा ज्यादा हो क्यों, आर्क बन रहा है, लेकिन क्लोज कर लिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के। वहां भी तो हम लोग ने किया था ना, थीटा टेंडिंग टू 0 और ओमेगा टी टेंडिंग टू 0, तो दैट इज वाई यहां भी कर लिया। तो हम लोग लेते हैं रेशियो, तो डेल्टा V हमने ऊपर लिखा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, डेल्टा S, और यहां हमने लिखा V, तो उसके नीचे उसका क्या है, R, ये V है तो ये R हो गया, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, V बाई R इंटू डेल्टा S, ये लिख लिया, और ये डेल्टा T से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वही लिमिट ले ली, तो इट विल गिव डेल्टा V बाई dV बाई dt, और ये नथिंग बट एक्सेलरेशन दे देगा। और यहाँ लिमिट लेंगे तो डेल्टा S बाई डेल्टा T, इट विल गिव वेलोसिटी, इट विल कम v स्क्वायर बाई r, राइट। और ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, ये देखो एक्सेलरेशन हमने ये जो एरो निकाला था, जो हमने वहां पे निकाला था
रिजल्टेंट डेल्टा को वही डायरेक्शन में तो आ रहा है डेल्टा भी, तो एक्सेलेरेशन भी जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन डेवलप हुआ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो सेंटर की ओर लगा। राइट गाइस, ये दूसरा मेथड था v स्क्वायर बाई आर निकालने का। राइट, और हमने एक चीज और निकाल रखी है, दैट इज सेफ वेलोसिटी ना, वो सर्कुलर मोशन की जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई चीज मूव करता है, एंड दैट इज नथिंग बट v शुड ऑलवेज बी लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर। ये भी हम लोग ने एक्स्ट्रा यहाँ निकाल रखी है। राइट, तो अब हम थर्ड मेथड पे आते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो आप, अब हम वेक्टर, रेडियल वेक्टर लेके इसको निकालते। कई कई बोर्ड में मैंने देखा है कि इस मेथड को लिया है सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन को निकालने के लिए। अब देखो ये रेडियस ले लिया हमने, एक रेडियल वेक्टर करके लिया है ना, पोजीशन वेक्टर मान लो, देखो इट इज चेंजिंग है ना, आर इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड सेम है बट ड्यू टू डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, आर की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, देखो आर, तो अब हम इसको कुछ इस तरह देख सकते हैं, ये हमारा थीटा है, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को, आर एक वेक्टर है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जी, वेक्टर फॉर्म में लेंगे। राइट, और आर की डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है, ये हमेशा आर किधर है, आर की डायरेक्शन बाहर की ओर, इज अ पोजीशन वेक्टर, जो कि रेडियल वेक्टर है तो हम बाहर की ओर लेते हैं। अब थीटा हमने पहले ही देख रखा है, थीटा हमारा क्या आया था, दैट इज ओमेगा टी। राइट, तो अब हम जब हम पोजीशन वेक्टर डी आर बाई डी टी निकालते हैं, ये क्या दे देगा मुझे, डी आर बाई डी टी क्या देगा, पोजीशन को किया तो ये वेलोसिटी देगा ना, दैट विल गिव वेलोसिटी। और थीटा को हमने यहाँ क्या लिखना है, डी बाई डी टी अगर लिखा, आर तो कांस्टेंट है, दोनों में से हम बाहर निकले तो आर तो बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी हम ले रहे क्या, थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी, है ना, आई तो रहेगा प्लस जे साइन ओमेगा टी, लिख लिया। राइट, अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आर तो बाहर निकाल लिया, अब कॉस को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी आई, और ओमेगा टी को किया तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, बाहर, यहां पे लिख लेते माइनस है ना, तो बाहर यहां ओमेगा लिख लेते। ये ध्यान देना, ये ओमेगा टी को किया तो ओमेगा यहां आ गया, ठीक है, ये ध्यान देना, मल्टीप्लाई है। उसी तरह यहां हम करेंगे, साइन क्या करेंगे तो कॉस, तो ये आ जाएगा जी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। राइट, ओमेगा हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस जे कॉस ओमेगा टी। राइट, तो ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, ये वेलोसिटी निकला। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डी टी, इसको करेंगे तो ये मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन, यानी इसको अब हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस समय अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं फिर ओमेगा बाहर आएगा, तो ऑब्वियस यहां से भी ओमेगा बाहर आएगा ना, तो हम इसको ओमेगा स्क्वायर पहले लिख ले रहे। ठीक है, अब माइनस साइन तो रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई माइनस कॉस का हम लोग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जे साइन ओमेगा टी। राइट, निगेटिव हम बाहर ले लेंगे, दैट इज माइनस, एक्सेलेरेशन है नहीं, ये वेक्टर ही रहेगा, तो माइनस बाहर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर आर। राइट, और ये हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी आई प्लस जे साइन ओमेगा टी। राइट, अब आर कॉस ओमेगा टी आई और जे साइन ओमेगा टी क्या है हमारा, दैट इज वेक्टर आर, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। राइट, अब आप देखो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन आपका
अंदर की ओर है। और इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए की वैल्यू जो आ रही है दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, और इसी को हम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं और इसी को हम वी ओमेगा लिख सकते हैं। राइट गाइस, तो ये हमारा 3 आ गया। कहां से आया? क्योंकि हमें पढ़ा है वी इक्वल टू आर ओमेगा। राइट गाइस, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का, जिसमें हमने डिराइव किया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहां से डेवलप हुआ? एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा, वो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया। तो बेसिक चीज है कि सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें हम लोग ने देखा हॉरिजॉन्टल मोशन है प्लेन पे कार का, यानी इस तरह बोला तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कौन, फ्रिक्शन फोर्स ही हमें दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स मिलने से ही मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिल रहा है। और उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? वी स्क्वायर बाई आर। राइट, और हमने इसको निकाला है जब मैंने फ्रिक्शन फोर्स को इस एम वी स्क्वायर सेंटीमीटर जो कि एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है इसको मास से मल्टीप्लाई करके जो हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेट फोर्स दोनों को बराबर कर दिया। लेकिन सेफ के लिए क्या, फ्रिक्शन फोर्स जितना होगा उतना ही तो ये सेंटीमीटर फोर्स डेवलप हो पाएगा। तो वो मैक्सिमम होना है, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेंटर एम वी स्क्वायर बाई आर जितना हमारा फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर दैट इज म्यू एम जी। तो म्यू एम जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। और वहां से हम लोग ने इसकी सेफ वेलोसिटी निकाली दैट इज v इज इक्वल टू v इज ऑलवेज लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर। राइट, ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यहाँ पे देखा। राइट गाइस, तो ये रहा सर्कुलर मोशन का बेसिक स्टार्ट। अब हम इसके आगे बहुत सारे इसके एनालिसिस करेंगे। क्या हम इसकी वेलोसिटी और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि जब रेस होता है, जब आप रेसिंग देखते हो कार की, बाइक की, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होना ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ तो लिमिट है आपकी, है ना। प्लेन में तो लिमिट है कि इससे ज्यादा आप जितना फ्रिक्शन फोर्स होगा उतने आप उसी के अकॉर्डिंग आप वेलोसिटी उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। राइट, लेकिन हमें रेस करनी हो तो मुझे वेलोसिटी तो ज्यादा चाहिए ना आपस में, तो उसके लिए हम लोग बैंकिंग करते हैं। ठीक है, बैंकिंग में मुझे वो एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से मिलता है, जिससे कि जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल जाता है, जिससे कि हम एम वी स्क्वायर को आर बाई आर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे और बहुत सारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे, कॉनिकल देखेंगे। राइट, और सर्कुलर मोशन को तो आगे भी हम एटम में और ग्रेविटेशन में भी यूज करेंगे। राइट गाइस, तो आज के लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा देंगे। बैंकिंग हम लोग देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन जस्ट मुझे मोटिवेशन देता है और मुझे एनिमेशन, जितने भी एनिमेशन आप यहाँ देखते हो सब मैं खुद करता हूँ, तो एक एनर्जी देता है जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।